नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम हिमांशु तिवारी और मैं सीवीटी एमए हिंदी का मेंटर हूँ स्टडी कैपिटल में। हम लोग पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और समझेंगे। 26 लेकर के और 75 प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि 2 भागों में पेपर आता है। 1 से लेकर के 25 तक जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं और 25 से लेकर के 100 तक 26 से लेकर के 100 तक हिंदी के जो मुख्य विषय है हमारा उसके प्रश्न होते हैं। हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्षेत्र में प्रश्न पर और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो मैलांचल है, परीक्षा गुरु है, गोदान है, शेखर एक जीवनी है। मैलांचल आप सब जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और 1954 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके बाद 1882 परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास, आप सब जानते हैं पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जो शुक्ल जी ने माना है। तो 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। गोदान 1936 में प्रेमचंद द्वारा जो आया उपन्यास है और शेखर एक जीवनी 2 भागों में 1940 और 1944 2 भागों में उपन्यास, लेकिन हमें 1940 से मतलब है क्योंकि शेखर एक जीवनी पहला भाग, ठीक है, गेय द्वारा जो रचित उपन्यास है। तो इसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परीक्षा गुरु 1882 वाला ये पहला उपन्यास है, यानी कि बी ऑप्शन, तो 2 बी ऑप्शन है, तो हमें आगे भी बढ़ना होगा और देखना होगा कि दूसरे नंबर पे कौन है। 1936 में जो उपन्यास आया था गोदान, यानी सी, बी के बाद जहां सी है ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, तो देखेंगे यहां भी हम लोग सरहप्पा, आप सब जानते हैं कि उन्हें हिंदी के पहले कवि के रूप में राहुल संकृत्यायन सहित तमाम विद्वान सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जो कि आदिकाल के कवि थे। 7वीं, कुछ लोग 7वीं शती का मानते हैं, कुछ लोग 8वीं शती का, 7वीं शती के कवि थे, यानी कि 7वीं ईस्वी के ये हैं। ठीक, उसके बाद मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री है। ठीक है, उसके बाद बिहारी है। तो एक जो हमें क्रम मिल गया है, सी फिर डी फिर ए फिर बी, सी डी ए बी, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रचना है। कवित रत्नाकर है। ठीक है, तो ये जो है 1589 में सेनापति की रचना है। सेनापति जो आप सब जानते हैं कि शुक्ल रीतिकाल के कवियों में इन्हें रखा जाता है। फिर प्रिय प्रवास जो कि 1914 में निकला था, अरदा सिंह बदे हरिओत की कृति। दोहा कोश उन्हीं सरहप्पा की, जिन्हें हम लोग अभी देख चुके हैं पहले कवि के रूप में। और फिर विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति। ठीक है, तो इन कवियों के जो जन्म काल है उसके अनुसार हम इन रचनाओं को रखेंगे, यानी कि सी पहले हो जाएगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, सी डी ए बी, ये ऑप्शन आपका सही है। निम्न कहानियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 79। देखते हैं शरारती कहानी। शरारती कहानी 1948 की है, कहानी है फेंस के इधर और कहानी पूस की रात, आप सब जानते हैं प्रेमचंद की बहुत प्रमुख कहानी, 1929 में निकली थी ये। और उसके बाद सबसे प्रमुख कहानी जो कि जिसे हिंदी साहित्य के रूप में भी राजेंद्र यादव जैसे कुछ विद्वान रखते हैं, ठीक 1915 में आई थी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी। 1915 में उसने कहा था, सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1915 के। ठीक है, तो इस हिसाब से डी
पहले हो जाएगा, फिर सी होगा, डी और सी। तो यहीं पे आपका ऑप्शन, ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो गया, डी सी ए बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। दो कथन नीचे दिया हुआ है। ठीक, अभी तक क्या था, असर्शन और रीजन था। अभी दो स्टेटमेंट दिया गया है और बताया गया है पहला ये दोनों सही है कि गलत है। इस तरह के प्रश्न आपको करने होंगे। देखेंगे हम, बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, ठीक बात है। दोहे लिखते थे, छोटे छोटे दोहे, आप मुझसे पहले इसी प्रश्न पत्र में देख चुके हैं शुरू के प्रश्नों में कि तत्सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहा लिखने की शैली पर मुग्ध होकर के यह दोहा कहा गया था। ठीक, तो बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं, ठीक बात है। आगे बढ़ेंगे और क्या है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि के रूप में विख्यात है, यह भी बात सही है। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न संख्या 81। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है, ठीक बात है। चूंकि संक्रांतिकालीन इसलिए है क्योंकि मध्ययुगीन जो चेतना और आधुनिकतावाद दोनों के बीच के थे। ठीक, तो ये संक्रांतिकालीन जाहिर सी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य रहेगा। भारतेंदु के काव्य में मध्यकालीन परिपाटी का न तो अनुसरण है न प्रभाव है। ठीक है, फॉर्म के मामले में अगर बात करें हम कि चूंकि पद लिखते थे, मुकरियां भी लिखते थे और जो मध्यकालीन सवैया और कवित्व भी लिखते थे, यानी कि जो कविता का फॉर्म है लिखने का वो तो पुराना ही इनका था। पर इनके यहाँ कंटेंट में भारतेंदु और उनके सारे जो सहयोगी थे, ठीक है, उनके यहाँ जो कविता है, कविता का जो विषय वस्तु है, उसमें आधुनिक चेतना की बातें आ चुकी थी। उसमें विधवा के लिए संवेदना आ चुकी थी, निर्धन के लिए जो है उसके अधिकार की बात आ चुकी थी। ठीक, तो एक तरह से जो मध्यकालीन दास्ता थी या मध्यकालीन जो सोच थी उससे निजात मिल रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में आने के बाद। तो ये दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन जो है ज्योतिबा फूले ने किया। ये बात आप सब जानते हैं कि गलत है, क्योंकि आधुनिक हिंदी के पितामह के रूप में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। शिक्षा के मामले में ज्योतिबा फूले ने जो बात की वो तो अपनी जगह वो शीर्षस्थ है, लेकिन हम लोग हिंदी नवजागरण की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात गलत है। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो नवजागरण की धारा शुरू हुई थी वो और सशक्त होती है द्विवेदी युग में जाकर के। तो ये दोनों बातें गलत है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 83 है, प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है, ठीक बात है। अज्ञे ने निकाला था तार सप्तक 1943 में, ठीक है, तो ठीक बात है। प्रयोगवाद में बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को अधिक महत्व दिया गया था, ये जो बात है वो गलत है, ठीक है। हम लोग प्रश्न संख्या 83 देख रहे हैं, तो इसलिए ये कथन सही हो जाएगा पहला, क्योंकि इसमें बौद्धिकता प्रयोगवाद में भावात्मकता की अपेक्षा अधिक थी, इसलिए पहला सही और दूसरा गलत है। 84 प्रश्न के प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया है, ठीक बात है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं और प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत, ये देखिए कितनी गलत बात है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये नहीं, ये गलत है, यानी पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। 84 तक हम लोग देख चुके हैं। 85 प्रश्न संख्या पे आते हैं कि कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है, ठीक बात है, और उपन्यास में जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना संभव पाता है, ठीक बात। दोनों बातें सही है। कहानी और उपन्यास का मूल अंतर भी यही है कि उपन्यास में पूरी की पूरी जीवन गाथा व्यक्त होती है और कहानी में उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा। दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 86 पर आते हैं। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होते चला जाता है। मतलब ये कि लोग, जो समाज है वो जैसे सोचता है, जैसे उसकी चेतना होती है वैसे ही उस दौर का साहित्य होता है, तो ठीक बात है।
बात बिल्कुल ठीक है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है, ये भी ठीक बात है। तो दोनों बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 86 हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और 87 पे आते हैं। निम्न में से कौन भक्तिकाल के कवि हैं? ठीक है, कौन है भक्तिकाल के कवि? तो आप सब देखें, आप जानते हैं तुलसीदास, तो रामाश्रयी शाखा के। कबीरदास, यह भी है निर्गुण धारा के। चंद्रबरदाई आप सब जानते हैं आदिकाल के कवि हैं, इसलिए ये नहीं है। और देव कवि रीतिकाल के हैं, इसलिए यह भी नहीं है। नानक निर्गुण शाखा के, ये भी है। यानी कि ए बी सी और ई, माफ करें, ए बी और ई, हाँ, तो इस हिसाब से ए बी और ई यानी सी वाला ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन आदिकालीन ग्रंथ है? ठीक, अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथ जो है आदिकालीन है, देखते हैं। हबीर रासो, ये तो है ही। बीजक आप सब जानते हैं कबीर की है और कबीर भक्तिकाल के कवि हैं, यानी ये ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, यह भी है। परमाल रासो, ठीक, आदिकाल का, यह भी है। यानी 3 ग्रंथ है, ए सी डी। सूरसागर सूरदास के, इसलिए ये नहीं है। तो ए सी डी हमें देखना होगा, ये मिल गया, यही ऑप्शन है सही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 89 में देखें कि निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीति मुक्त, ठीक है। अब रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये सारी चीजें हम लोग, चूंकि यहाँ हम प्रश्न देख रहे हैं तो यहाँ उतने डिटेल में बताना और कौन रीति मुक्त है कौन रीतिबद्ध है यह संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि संभव कहाँ है। मैं बता देता हूं आपको। सीयूईटी की जो टीम है, वह स्टडी कैपिटल की जो टीम है वो सीयूईटी एमए हिंदी की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आई हुई है। और क्रैश कोर्स में जो है इसकी क्लासेस जो है बस शुरू हुई होने वाली है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पूरे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो सीयूईटी का पूरा सिलेबस है, उसको समझेंगे और प्रश्न पत्रों को भी हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। पूरी की पूरी तैयारी, हम व्यापक तैयारी वहाँ पे कर सकेंगे इसी क्रैश कोर्स में, ठीक है। लाइव क्लासेस है, मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊँगा, मैं ही वहाँ पे आपको मिलूँगा। मेरे बारे में कुछ जानकारी है, BHU DU, ठीक, जो मेरे टाइम पे जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था BHU DU का, दोनों में मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। JRF भी हूँ, तो मैं ही आपकी कक्षाएं वहाँ लूँगा और लाइव क्लासेस, ठीक, स्टडी मटेरियल जो मैं आपके साथ साझा करूँगा, जिस कंटेंट से आपको पढ़ाऊँगा वो आपको दिया भी जाएगा। उसके साथ प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपको दिया जाएगा हफ्ते पे या फिर रोज़ाना, जिस तरह से संभव होगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। बाकी के प्रश्नों को देखते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए कि निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत है? रीति मुक्त, ठीक है, तो बोधा है, बिहारी जान ले रीति सिद्ध है इसलिए नहीं है, ठाकुर भी है और घनानंद भी है, केशवदास रीतिबद्ध है। तो ए सी और डी, ए सी और डी यानी ये ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन से उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। 1965 में जुलूस उपन्यास आया था, 1965 में। अपने अपने अजनबी ध्यान दें, 1961 में अज्ञेय द्वारा लिखित है, ठीक है। परति परिकथा, यह भी यानी जुलूस भी, परिति पर कथा भी, ये भी फणीश्वरनाथ रेणुकर। मेला आंचल 1954 में, पहले भी इसी प्रश्न पत्र में आपको मिला है। पानी के प्राचीर जो है वह रामदर्श मिश्र का है, तो यह नहीं है और यह नहीं है, यानी ए और सी और ई ये तीनों उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानियां कौन सी हैं? प्रेमचंद द्वारा विरचित 91, ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहली बात तो हम सब जानते हैं कि पूस की रात प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी है। बड़े घर की बेटी, यह भी प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी है। और कफन,
यह भी प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी। तो बी सी डी, यही आपका ऑप्शन है, बी सी डी, ये जो है सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावाद के चारों स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत के साथ साथ निराला, ये चार जो है छायावादी के स्तंभ है, छायावाद के स्तंभ है। तो ये तीनों कवि तो यहाँ आपको मिल गए, एक निराला अतिरिक्त है चौथे, यानी कि तीन ऑप्शन ए, बी और डी, ए बी और डी ये सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ेंगे 93 में देखते हैं कि निम्न में से कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं? कामायनी पुनर्विचार, ये है मुक्तिबोध का 1964 में 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मुक्तिबोध की 1961 में, 3 साल पहले उन्होंने लिखा था कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक। तो ये मुक्तिबोध का है। प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है, ये कृति रामविलास शर्मा की 1952 में आई थी, प्रेमचंद और उनका युग जो है। कबीर, यह कृति आप सब जानते हैं हज़रत प्रसाद द्विवेदी की है, तो ये कृति नहीं है, 1942 में आई थी। निराला की साहित्य साधना 69 और 70 71 तीन जो है खंडों में निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी थी, तो यह भी है। प्रेमचंद उनका युग यह भी है, और भाषा और समाज यह भी है। तो बी, डी और ई, ठीक, बी, डी और ई, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 94 में, बरवे रामायण। अब देखिए ये बहुत कॉमन सेंस वाले प्रश्न है, ऐसे देते क्रम इसी में लगाने में गलती होगी तो होगी, बाकी ये इतने सरल होते हैं कि आप इसे देख के कर ले जाएंगे। गलती कहाँ होगी? इसे लगाने में, टिक लगाने में, ठीक। तो तुलसीदास बरवे रामायण, ठीक। बरवे की खासियत 12 और 7 मात्राएं, अवधि का जातीय छंद है बरवे रामायण, ठीक है। तो 12 और 7 ये मात्राएं, आप जानते हैं कि बरवे नायिका भेद लिखा था रहीम ने, ठीक। रहीम को भी यह छंद बहुत प्रिय था। बरवे रामायण तुलसीदास की। सूरदास कृत सूरसागर और जायसी का पद्मावत। कबीर ने जो है साखी शबद रामायणी लिखी है, उसको तीनों को कंपाइल किया था धर्मदास, कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक के नाम से उसे कंपाइल किया था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन में है कबीर बीजक, तो हम लोग यहाँ ये लगाते हैं, यानी कि ए का तीसरा और बी का चौथा, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 95, देखेंगे कि बिहारी ने सतसई लिखी 700 दोहों का, मतीराम ने रसराज, कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा, और घराना ने सुजान हित प्रबंध। तो ए का चौथा यही ऑप्शन होगा। बी का देखिए ध्यान दें जरा सा, अब बी का मैं जो है इसे क्लीन करता हूं, दोबारा से देखते हैं। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी, ए का तीसरा, ठीक, यही ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। बी का मतीराम का रसराज, बी का चौथा, ठीक है। कालिदास त्रिवेदी कालिदास हजारा और घनानंद का सुजानहित प्रबंध, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 96, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की कृति है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की, जानते हैं शुक्ल जी ने लिखा ही है कि हिंदी साहित्य को लोगों तक पहुंचाने में इस कृति का, चंद्रकांता संतति, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी देवकीनंदन खत्री का महत्वपूर्ण योगदान है। बाणभट्ट की आत्मकथा हज़रत प्रसाद द्विवेदी की कृति है, निर्मला प्रेमचंद की है, ठीक है। इस हिसाब से परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 की कृति, ए का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, यानी कि ये नहीं, ये सही होगा। बी का पहला, सी का चौथा, ये ऑप्शन आपका सही है। 97 में देखेंगे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, उन्होंने इसी नाम से निबंध लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। पंक्ति भी अगर आपसे पूछेगा कि किसकी पंक्ति है तो ध्यान देंगे बालकृष्ण भट्ट की है। भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ने नाटक नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है, जैसे आलोचना का आधार भी जैसे होता नहीं कि जब हम आलोचना पढ़ते हैं, आलोचनाओं का अलग से पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि पहली आलोचना के रूप में नाटक नामक निबंध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा था उस पर विचार किया जाता है। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां और वासुदेव षडवर्गवार पृथ्वी पुत्र, ठीक,
तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 98, पार्टीशन, ठीक, कहानी और चीफ की दावत, परिंदे, डिप्टी कलेक्ट्री, ठीक। तो परिंदे कहानी, जिसे नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी मानी जाती है परिंदे, ठीक है। तो देखेंगे परिंदे निर्मल वर्मा की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की। तो ये जो है यही ऑप्शन हम देख के जान जाएंगे, डी दूसरा, ठीक, डी का दूसरा और बी का पहला, ठीक। तो ए का तीसरा पार्टीशन स्वयं प्रकाश की और सी का चौथा डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की। अमरकांत की जो कहानी है दोपहर का भोजन, वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक। तो उस पर भी नजर रखिएगा। 99, प्रश्न संख्या, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, आप सब जानते हैं कि उन्होंने देखते हैं, रामकुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, ये लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास, ये सब आलोचनात्मक ग्रंथ है, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने चौथा, जो बिहारी और गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला, ठीक है। तो ये उत्तर मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक, यानी भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास, उन्होंने नहुष नामक नाटक लिखा था। शीतल प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल 1962 में, जिसे परफॉर्म करने के लिए जो जानकी मंगल में सीता का जो अभिनय है वह प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी मूंछ छिलवा दी थी। उसके बाद उन्हें पिता से बहुत डांट पड़ी थी। यह पूरा प्रकरण है उस दौर का, ठीक, किस तरह से हिंदी और हिंदी के उत्थान के लिए वो लोग लगे हुए थे, सिर्फ लिखते ही नहीं थे, उसे परफॉर्म भी करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भारत दुर्दशा लिखी, और बालकृष्ण भट्ट नई रोशनी का विष, ठीक। तो यानी कि ए का तीसरा और बी का चौथा, ठीक, सी का पहला और डी का दूसरा। तो यह बातें हुई। ये 100 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ और हैं, 2 नहीं 25-25 करके, 25 से 50, ठीक, 50 से 75 और 75 से 100, 3 वीडियोस टोटल हो चुके हैं। इसमें हम पुराने प्रश्न पत्र को देख चुके हैं और 75 प्रश्नों को देख चुके हैं, उसके ऑप्शन भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक। अब कुछ और बातें जो कि महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। अब मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि कोर्स शुरू हो चुका है, 1-2 दिन में कक्षाएं जो है प्रॉपर चलने लगेंगी, इसलिए आप सब अगर तैयारी करना चाहते हैं स्टडी कैपिटल के साथ, मेरे साथ, तो जुड़ जाएं इस पूरे कोर्स में। वहाँ पर हम लोग पूरे CUET के सिलेबस को, MA हिंदी के सिलेबस को समझेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, किस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। तो देर ना करें, जुड़े इस कोर्स में। और इसके साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।